From sweeping bank floors to becoming the assistant general manager at one of India's largest banks, today's guest is the definition of grit, growth, and perseverance. On today's episode of Money Matters for Her, I'm honored to be speaking with Pratiksha Tonvalkar, whose journey from personal hardships to professional success is nothing short of inspiring. She is not just a banking veteran with decades of experience, but also knows how to make every rupee count while raising her son, studying under a lamplight, and doing it all. प्रतीक्षा जी, थैंक यू सो मच आज हमें इस एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू सो मच. प्रतीक्षा जी, हमें बताइए दैट आपने जब आपके करियर की शुरुआत की एज अ स्वीपर एट अ बैंक, तब आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे एज एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर? जी नहीं, मैं मेरे एपिसोड की शुरुआत ही नेगेटिव बोलने से कर रही हूँ. जैसे कि एक पेड़ को हम देखते हैं, वो पेड़ जब ग्रो होके बड़ा हो जाता है तब उसको ये पता नहीं चलता है कि इतनी सी बीज से मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ. ये ग्रो होने के बाद मालूम होता है. जब हम एक बीज को लेते हैं तो मालूम नहीं होता है कि इससे कितना बड़ा पौधा पनपने वाला है. तो इसी तरह से जब मैं मेरे लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिस बैंक में एज ए स्वीपर ज्वाइन किया है उसी बैंक में मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर तक पहुंच पाऊंगी. ऐसे मुझे नहीं लगा था. यू नो, आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है और मैं हमारे व्यूवर्स को भी इसके बारे में बताना चाहती हूँ. तो जब आपने स्टार्ट किया, आपके जर्नी की शुरुआत की, तब आपके पास एक छोटा बेबी भी था, 1.5 ईयर ओल्ड का. तो आपके दिन के बारे में बताइए हमें थोड़ा सा कि कैसे आपका दिन शुरू होता था, आप बेबी को मैनेज करते थे, आपके 2 जॉब्स थे. थोड़ा हमें बताइए आपका दिन कैसे चलता था तब. 1985 में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एज ए स्वीपर के रूप में ज्वाइन किया. तो उस टाइम मेरा एक दिन का शेड्यूल मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैंक ओपन होने के पहले आपको पूरी ब्रांच की क्लीनिंग करके रखनी होती है. तो उसके लिए आपको 6 बजे ही वहाँ जाना होता है. तो उसके लिए आपको 5 बजे उठ के नहा धो के फिर तैयार हो के ब्रांच जाते हो. ब्रांच जाने के बाद पूरा जितना भी साकिनाका ब्रांच मैंने ज्वाइन किया तो उस पूरी 3 फ्लोर की ब्रांच थी. वो तीनों फ्लोर को झाड़ू मारना, पोछा लगाना, सारे टॉयलेट्स जितने भी थे, 8 या 10 टॉयलेट्स थे लेडीज जेंट्स मिलके, तो उन सबको क्लीन करना. उसके बाद बैंक में जब कोई भी रिसीट पेमेंट होती है तो स्टैम्प मारना ज़रूरी होता है. तो जो भी स्टैम्प मारा हुआ है टेबल पे तो इंक तो पैड की लगती ही है. तो वो ईच एंड एवरी डे वो पैड की इंक को पूरा वो विम पाउडर के साथ घास के फिर ऐसे टेबल डेली साफ़ करके रखने. तो उसके लिए मुझे 8:30 का ब्रांच है तो 8 बजे तक मेरा ये सारा होना है. तो 6 से 8, कभी अगर ज़्यादा काम है तो और जल्दी थोड़ा सा जाके, क्योंकि ब्रांच ओपनिंग टाइम तो चेंज नहीं होगा मेरे लिए. फिर एक शुभ मेकिंग की एक छोटी सी ऐसी घर में ही छोटी कंपनी जैसे बनाते हैं. कंपनी तो बहुत बड़ी रहती है, एकदम ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जैसा था वो. तो उसमें उसको साथ में लेके जाके डाई मशीन पे मैं छोटे बच्चों के शूज़ जो रहते हैं वो ऊपर का पोर्शन जो है पैर को लगता है और सोल उसको ऐसा डाई मशीन पे चिपका, गर्म होती थी वो, ऐसे जैसे आप उसको ऐसे डीपली उसको एक दूसरे के साथ चिपका देते हो तो उसके बाद वो सोल फिट हो जाता था. तो वो मशीन पे मैं काम करती थी. बेटे को वहाँ रख, आपका बेबी आपके साथ बाजू में था. हाँ, दोनों के लिए मैं खाना बना के फिर उसको सुला के पुरानी दिन की यादें अगर निकालते हैं तो जी ऑफ कोर्स थोड़ा समझ लीजिए, जाहिर सी बात है. हाँ, ये इजी नहीं है, किसी के लिए भी इजी नहीं है. जी, क्योंकि जैसे कि मैं वापस वो पल जी रही हूँ. आपको बताते समय मुझे ऐसे लगता है. तो 8 साढ़े 8 बजे घर आने के बाद फिर दोनों के लिए एक रोटी बनाने की, पिटले के जैसा ऐसा गोल बनाने का,
और दोनों खा लेने की आधी आधी रोटी, फिर उसको सुला के फिर मैं मेरी पढ़ाई करके रात में कितने बजते हैं नहीं मालूम, कभी भी घड़ी देखा नहीं। जब तक जो तय किया हुआ है वो चैप्टर या जो भी मैंने इतना पोर्शन आज कंप्लीट करके ही सोना है, वो जब तक ना करूँ मैं सोई नहीं हूँ कभी भी। आई थिंक आप जो स्टोरी आपका बता रहे हैं कि आपका दिन कैसे जाता था, हम इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। बिकॉज आपने जो आपका 5 बजे सुबह में जो दिन शुरू होता था, ऑल द वे, जैसे आप बोले आप टाइम भी नहीं देखते थे, 12 बजे 1 बजे, 2 जॉब, एक छोटा बच्चा, पढ़ाई, और ऊपर से आपका खुद का जो एक मानसिक संतुलन भी होता है उसे भी बरकरार रखने का, आई थिंक ये आज के दिन में आई थिंक कोई इंसान ना कर पाए। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू मैम फॉर बीइंग एबल टू पुल दिस ऑफ सो ब्यूटिफुली। अगर औरत चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप उसका एक लिविंग प्रूफ हो, एक जिंदा एग्जाम्पल हो रियली। और एंड आई होप दैट ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स हु आर वाचिंग टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, दैट इफ यू वांट देन नोबडी कैन स्टॉप यू। आपको इतने चैलेंजेस थे, आप 2 जॉब कर रहे थे, आपके पास एक छोटा सा बेबी था, ऐसे में पढ़ाई का दिमाग में आना बहुत दूर की बात है, बट फिर भी आपने सोचा दैट आपको आपके एजुकेशन कंप्लीट करनी है। वो कितना डिफ़िकल्ट था और वो आपको ऐसे क्यों लगा कि ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको लेना ही है? आपके जो चैलेंजेस हैं, आपकी डिफ़िकल्टीज़ है, वो बैंक ज्वाइन करने से बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई थी। आप 6th या 7th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े थे, फिर आपकी शादी हो गई, और जब आपका बच्चा सिर्फ 1 साल का था, आपके हस्बैंड की अनटाइमली डेथ हो गई थी। 1 साल के बच्चे को मैनेज करना विदाउट अ पार्टनर कितना कठिन काम है, ये तो सिर्फ आप समझ सकते हैं। और फिर ये दूसरे सब चैलेंजेस आए। ऐसे डिफ़िकल्ट ईयर्स इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, इन सब के बीच में आपने इतना सब अचीव किया, तो आपके अंदर ऐसा क्या मोटिवेशन था, ऐसा क्या इनर स्ट्रेंथ था जिसकी वजह से आप एक कदम और बढ़ते ही गए और यहाँ तक पहुँचे? मेरी इनर स्ट्रेंथ तो मेरी जो परिस्थिति थी वही मैं मानती आई हूँ, क्योंकि कोई भी परिस्थिति में जूझते रहना ये इनर स्ट्रेंथ हो सकती है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि पता नहीं, जब आपके ऊपर आते रहते हैं प्रसंग, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को आपको फेस करना होता है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, जब मेरी शादी हो गई तो उस टाइम समाज की व्यवस्था की तरह, अगर आप बैकवर्ड क्लास में जन्म लेते हो तो जैसे ही आप लड़की सयानी हो जाती है, उसकी शादी कर देना उसके माँ बाप की एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है। तो उस हिसाब से जैसे मैं सयानी हो गई, 7th में थी, तो मेरी शादी करा दी। शादी करा के सदाशिव कड़ू के साथ मेरी शादी हुई। शादी के बाद एक बच्चा होना ही था तो हो गया। पर जैसे ही 1 साल का उसका हमने बर्थडे किया, और रिचुअल्स जो रहते हैं घर के, कि जैसे ही आपकी शादी या बच्चा हो तो आपके गांव में जाके भगवान के जो भी आपके कुल दैवत रहते हैं उनको आपको दर्शन करा के आना होता है। तो शादी के बाद तो हम जा नहीं पाए थे, तो अभी लड़का हो गया तो सास ने डिक्लेयर कर लिया तो हम चले गए। दर्शन वगैरह होने के बाद बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। कुछ नॉलेज नहीं है दुनिया का, कैसे रहता है, कभी घर के बाहर पैर कदम रखने नहीं दिया माँ बाप ने। 7th के बाद मीन्स एक शादी के बाद, शादी जैसे डिसाइड हो गई तो स्कूल में दाखला लेने गए। जब मेरे पिताजी ने मेरा स्कूल फर्स्ट टाइम देखा, तभी मेरी स्कूल की टीचर बोली कि इतनी होशियार लड़की है, क्योंकि मुझे शौक़ था अच्छे से पढ़ाई का। तो मैं पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हो तो आप कहीं भी हो आप चमकते रहते हो। तो वो पंडित मैडम ने मुझे बहुत, मेरे पिताजी का वो बताया कि आप ऐसी एक होशियार लड़की का आप लाइफ बर्बाद कर रहे हो। ऐसे मीन्स ऐसे नहीं है कि आपके पेरेंट को या आपको बताने वाले नहीं मिलते हैं, मगर समाज के बंधनों की वजह से वो नहीं सुना जाता है। तो उन्होंने, पंडित मैम ने ऐसे तक कहा कि
इसकी अगर आपको ऐसे लगता है कि हम इसको पढ़ा नहीं कर पाएंगे, आप इसकी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो ये बच्ची मुझे दे दो, मैं उसको बड़ा करूँगी और डॉक्टर करूँगी। ऐसे उसका मेरे पिताजी अभी भी बताते, पर नहीं माने। शादी हो गई, शादी होके जब गांव गए, एक्सीडेंट हो गया। जब आप गांव से वापस आते हो तो सास आपकी बोलती है कि जो बेटा मेरा था, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करा के उसके लिए लेके आई, अभी वो नहीं रहा है तो तेरा मेरा कोई संबंध है ही नहीं, तुम ये छोड़, घर छोड़ के तुम्हारा मायका है वहाँ चले जाओ। मीन्स आपको ससुराल से हेल्प ज़ीरो हो गई। बच्चे को उठा के माँ बाप के घर जाते हो, माँ बाप बोलते हैं हमने आपकी शादी कर दी, हमारा तक का कर्तव्य खत्म हो गया, अभी आपका नसीब और आपका लाइफ कैसे करना है आप डिसाइड करो, कहाँ जाओगे बताओ। फिर बच्चे को उठाया, फिर यहाँ चली आई बॉम्बे, और फिर बैंक में बुलाया गया मुझे कि मेरे विनायक के पिताजी जो थे वो बैंक में बुक बाइंडिंग का काम करते थे, उसके उनके कुछ पैसे बाकी थे, तो उन्होंने चेक बना के रखा हुआ था। तो वो बोले कि आप आके वो चेक के ऊपर साइन करो और पैसे ले लो। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने पैसे लेने के बाद मैं बोली मैं ब्रांच मैनेजर सर से बात करना चाहूँगी 1-2 मिनट के लिए, तो मुझे परमिशन दे दी गई। मैं बच्चे को लेके गई और उनको रिक्वेस्ट किया कि सर ये जो पैसा आप दे रहे हो ये मुझे कितना दिन पूरेगा बताओ ना, मुझे दोनों से जगह से मुझे हेल्प नहीं है, तो एक ही उपाय रहता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, खुद का तो संवारूँ मगर उसका भी जीवन मुझे संवारना है। तो इसके लिए मुझे कोई भी छोटी मोटी नौकरी आप मुझे अगर देते हो तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प करो। ऐसे जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, वो बोले मेरे हाथ में तो किसी को भी काम पे रखना होता नहीं है, तो मैं आपकी एप्लीकेशन पुटअप करूँगा, वो पुटअप करके अगर वहाँ से कुछ होता है तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। 5-6 महीने बाद फिर मुझे बुलाया गया। तब तक मैं शू की फैक्ट्री में मैंने काम करना, क्योंकि कुछ नहीं तो कम से कम 2 टाइम अपने को और बच्चे को खाना, इतने के लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और आपने हर दिन ब दिन बस ऐसे देखते गए कि आज का दिन खत्म हुआ, आज ये का मेरा दिन, काम खत्म, yes. और अभी कल का दिन, और ऐसे यू टुक ईच डे एज इट कम्स, जैसे बोलते हैं। यस, एक दिन, आज सुबह से शाम तक मुझे क्या करना है, मैं ये दिन कैसे निकालूं, उतना ही मैं सोच पाती थी। मैं कुछ और लंबा नहीं, क्योंकि डे टू डे में आपको जो भी लगता है उसके लिए आपको क्या करना है वो उस दिन ही आप तय, उतना ही कैपेसिटी था। अगर आपके पास पैसा है ही नहीं तो आपको उसको कैसे कमाना है उतना ही सोच सकते हो, और जो इतनी बेसिक नीड है आपकी वो फुलफिल करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, मेहनत करना उतना ही। उस हिसाब से मैंने अपनी परिस्थिति को टक्कर देने के लिए सिर्फ मेहनत का ही रास्ता अपनाया, और कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में मैं नहीं सोच पाई। आई थिंक आपकी जो कठिनाई का जो जड़ है वो इसलिए है बिकॉज पेरेंट्स सोचते नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे को कोई संभालने वाला है नहीं तो क्या वो आत्मनिर्भर है अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए, अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए। और हम जो ये करने को जा रहे हैं मनी मैटर्स फॉर होप पे, बस वो इसी बात पे है, फाइनेंशियल लिटरेसी, द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड सेविंग। अगर आपके तहत ये एजुकेशन मिली थी आपको, अगर आपको ये एजुकेशन मिल गई होती तो शायद आपकी लाइफ थोड़ी और इजी हो जाती। तो बताइए आपके अर्ली डेज में जब आपकी सर्कमस्टांसेस इतने डिफ़िकल्ट थे तो क्या कुछ भी सेव करना पॉसिबल था? जब आपकी बेसिक नीड ही कंप्लीट नहीं हो पाती है तो सेव करना बहुत मुश्किल होता है, मगर आपको अगर सेविंग की हैबिट हो तो आप उस मुश्किल में भी आप टाइम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हो। जैसे
पहले तो यहाँ पे मैं मेरे जितने भी नेबर्स थे, मेरी कौसाबाई करके नेबर थी, उसका मैं यहाँ, वो गुज़र गई है मगर उसका मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी मैं किसी कारण घर में नहीं रहती थी तो मेरे विनायक को चौल में रहते थे, तो जब भी वो खेलता था तो उसको देखा करती थी। उसके भी पहले मुझे छोटे छोटे सेविंग करने की कैसी आदत थी, मेरी आदत के बारे में बताना चाहूँगी। जब मैं शादी करके आई ससुराल, तो मुझे खर्चे के लिए ना पूरे महीने की तरकारी लाने के लिए 25 रुपया 30 रुपया ऐसे मिला करते थे डेली, कि उसमें से आप दाल लाओ, चावल लाओ, सब्जी लाओ, ऐसा घर के खर्चे के लिए। तो वो दिन में जो खर्चे के बाद डेली मैं थोड़ा सा 5 रुपया 1 रुपया 2 रुपया ऐसे बचा बचा के बाजू में रखती थी, और पूरा महीना ख़त्म होने के बाद उस टाइम ना गले का एक छोटा सा मनी, खरबूजा मनी बोलते हैं, वो 25 रुपये में मिला करता था। जैसे ही मैं 25 रुपया जमा कर पाई, मैं ऐसे वो सुनार के पास जाती थी और एक मनी लेके आती थी। ऐसे कर करके मैं गोल्ड के मनी में मैं सेव करके, ताकि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो वो, क्योंकि SIPs RDs वगैरह उस टाइम इतनी शायद होंगी, मैं नहीं जानती, मगर मुझे ही अवेयरनेस नहीं था कि मार्केट में क्या चल रहा है। आपके पास 2 निवाला खाने को नहीं, आप मार्केट कहाँ देख पाते हो। पर मेरे को एक एक सोने का मनी लेने की सेविंग कर करके, तो वो आदत थी। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब थोड़ा तो सेंस वैसे भी था, एंड आई थिंक ये जो इनहेरेंटनेस जो है हम इंडियन विमेन में, कि थोड़ा बचा के रखते हैं, यू नो, एंड आजकल तो बोलते ही है इंडियन हाउसवाइफ्स आर द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स बिकॉज उन्होंने कितना गोल्ड खरीद के रखा है, एंड यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ दैट ऑल्सो। ऐसा कोई कठिन डिसीजन था जो आपको लेना पड़ा? अभी आप इंडिपेंडेंटली रह रहे थे आपके बच्चे के साथ, तो इम्पोर्टेंट डिसीजन या कठिन मनी रिलेटेड डिसीजन जो आपको लेना पड़ा? आपकी जो सेविंग की हैबिट जो है ना, वो हमेशा आपको काम में आती ही है। पुराने ज़माने में, मीन्स मेरे माँ के ज़माने की बात कर रही हूँ, मेरी माँ जब भी कुछ भी पैसा बचता था ना, चावल के डब्बे में, गेहूँ के डब्बे में, ऐसे अलग अलग डब्बे में वो लोग अलग अलग नोट्स के साथ रखा करती थी। मैं तो बैंक में ही थी, तो बैंक में लोग कैसे RD में पैसा डालते हैं, तो मैंने 50 रुपया 100 रुपया RD, और जब मैं साकिना का ब्रांच में थी तो लकी ड्रॉ में मुझे म्हाडा का गोरेगांव फिल्म सिटी के नियर बाय दिंडोशी एरिया है, तो वहाँ पे मुझे लकी ड्रॉ में मुझे फ्लैट का नंबर लग गया। तो वो जो RD की सेविंग्स थी वो मुझे इतनी काम आ गई कि उसका मार्जिन जो फील करना था मुझे, लोन तो बैंक से मिलेगा, 1,31,000 का वो फ्लैट था, उसमें से 98,000 मुझे बैंक से लोन मिल गया, मगर बाकी का तो उस टाइम ऐसे अच्छा कुछ लेने के लिए अगर आपके ओन मेहनत वाला ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन आप देते हो ना, तो आप बहुत सुकून महसूस करते। आज भी मैं उस घर में जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी वो सेविंग इतनी काम आई। वो 1,31,000, आज 1,31,000 तो जब मैं रिटायर हो गई ना, तो सैलरी तक मेरी उससे ज़्यादा थी, मगर उस टाइम उतने मार्जिन के 98,000 लोन के बाद जो बचे हैं 33,000 आपके ओन मनी आप ऐसे बाजू में रखे वाले इकट्ठा भर पाते हो, वो एक अलग ही उसका फीलिंग, लेवल ऑफ हैप्पीनेस। एंड यू थिंक वो सबसे आपका बड़ा डिसीजन होगा सबसे, तब स्पेशली चौल में रहते थे, चौल से आप बिल्डिंग में जा रहे हो, आपका खुद का घर हो रहा है, तो वो एक ड्रीम ही सक्सेस हो रहा है ना। आपको जो खुशी मिली है इससे, उसकी प्योरली ऑफ कोर्स आपकी मेहनत तो है, बट आपने जो सोच समझ के आपकी सेविंग स्टार्ट की, द फैक्ट दैट आप बैंक में काम करते थे, उससे आपको भी बहुत एक्सपोजर मिला RDs FDs वगैरह के बारे में, तो आपकी मेहनत और आपके स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से आप एक होम ओनर बन गए। यही एक कन्विंसिंग बात है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1,31,000 लिया वाला 1992 में घर, आज उसकी कॉस्ट मैम 1 CR है।
तो आप मेरे वो 33,000 की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी आप हो गई है, जी। इमेजिन कर सकते हो। ये आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है? लाइफ के शुरुआत में जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम अगर आपको वो हैबिट रह जाती है ना, हाँ। तो बाद में तो आप अच्छे से, अभी तो रिटायर होने के बाद तो बैंक बहुत एक्चुअली बहुत देती है जी। स्टेट बैंक से कोई भी एजीएम रिटायर होता है तो वो इमेजिन कर सकता है। सो ठीक है, घर तो ऑफ कोर्स आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था, तब की बात करें 90s के बारे में। उसके बाद आपने इन्वेस्टिंग कैसे किया? बिकॉज तब तक चलो आपका सेविंग्स भी अच्छा खासा हो गया था, आपने घर खरीद लिया, एंड आई एम श्योर तब तक आपकी आमदनी भी अच्छी खासी हो गई मैं थी। क्लेरिकल भी बन गई। एग्जैक्टली। तो क्लेरिकल बनते हैं तो आपका इनकम भी जैसे ही होता है बढ़ता गया। तो तो आपने मुझे इन्वेस्टमेंट कैसे किया? ऑलवेज एसआईपी का रखा, म्यूचुअल फंड के। मगर मैं अगर वो लॉन्ग रन की ले लूँ मिनिमम 3 साल, तो मुझे उसका भी बहुत फ़ायदा हुआ लाइफ में। क्योंकि अभी रखते हो, अभी मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, अभी लॉस हो गया, क्या करूँ, नहीं रखना है, ऐसे मैंने नहीं सोचा। लॉन्ग रन ऑलवेज धीरज का फल मीठा होता है, ऐसे सोच के मैंने, और मुझे बहुत सारे उसके फंड्स ने, जैसे ही फिर मुझे कोई ज़रूरत पड़ता था, 3-4 साल जिस एसआईपी के हुआ है, मैं बस प्रॉफिट निकाल के आराम से उसका, क्योंकि बाद में वो एसआईपीज जब मेरे हस्बैंड पैरालिसिस हुआ और उनको मेडिकल बार बार जब लगता था, तो ऐसे टाइम भी मुझे मेरी वो एसआईपीज की जो प्रॉफिट थी वो बहुत काम आई मेडिकल इमरजेंसी के टाइम। वैसे एसआईपीज तो आज भी 100 रुपए 500 रुपए में मिलते हैं, एंड क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट भी मैंने एसआईपीज में डालना बंद नहीं किया, और ना करे। मैं दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ, अगर आप 100 रुपया कमाते हो तो मिनिमम 10 रुपया, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, तो मिनिमम 10 रुपये की वैल्यू के हिसाब से 1/10 ऑफ योर इनकम, मंथली इनकम, यू हैव टू इन्वेस्ट इन एसआईपी, जो कि आपको अभी इमीडिएट आपको फ्रूट नहीं दिखेगा, मगर आप 3-4 साल उसको रख के देखो, आपका दुगना तिगना, मैंने 4 गुना तक पैसा प्रॉफिट एंजॉय किया है। आज देख के तो ऑफ कोर्स आई मीन हाइंडसाइट में आप बोल सकते हो कि ये बेस्ट डिसीजन था आपका, बट तब 90s में आपको इन सब चीज़ों के बारे में गाइड किसने किया? बैंक में रहते हो तो बैंक में सारे लोगों का, क्योंकि जब आप क्लर्क होते हो तो आपको खुद ही बैंक, एज अ बैंकर यू हैव टू एक्सप्लेन योर कस्टमर्स अबाउट योर देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर वैसे लोगों को बताना है तो आपको तो एजुकेट होना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारे एसबीआई लाइफ, म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस, ऐसा ज्ञान आपको लेना ही पड़ता है। तो टाइम टू टाइम आपको उसकी एग्ज़ाम्स भी देनी मैंडेटरी होती है, तो वो दी। और फिर अगर लोगों के पैसे ग्रो होते देखते हो और आप लोग आके बताते हो ना, बताते हैं कि मैडम अभी तक आज भी जिनके पास मेरे नंबर है ना, आज भी मुझे वो कुछ भी ऐसा, बेटे की शादी तय हो गई और मैं जो आप बोले थे ना वो स्कीम में डाला वाला पैसा अभी देख रही हूँ, तो इतना ग्रो हुआ है, बेसिक तो छोड़ दो, डबल तिगना भी छोड़ दो, उस मैं आराम से उसका एकदम धूमधाम से वो खर्चा कर पा रही हूँ। तो थैंक्स के लिए अभी भी मैसेज आते हैं मुझे कस्टमर के। स्टाफ तो अपना ही रहता है, वो तो अप्रिशिएट करेगा ही, मगर जो कस्टमर आपको पहचानता भी नहीं, वो आपका नंबर सेव करके आपको अगर बताता है, तो एक बैंकर के लिए ना एक वो एकदम अलग लेवल ऑफ फीलिंग है। अब मैं बहुत खुश होती हूँ ऐसे मैसेज देख के। और चलो जो मैंने गाइड किया वो अच्छा था, तो लोगों को गाइड करूंगी तो खुद भी तो उसका फायदा लूंगी ना। पर मेरी जितनी चद्दर थी उसके हिसाब से मैंने आपने जब एसबीआई में थे तब मिस्टर टोनवलकर से आपकी मुलाकात हुई, और उस पार्टनरशिप के बारे में हमें बताइए, स्पेशली बिकॉज वो भी एसबीआई में काम करते थे, आप भी एसबीआई में काम करते थे, हमें उसके बारे में बताएं, स्पेशली मनी एस्पेक्ट से, बिकॉज तब आई एम श्योर तब भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आज जैसी नहीं थी, थोड़ी डिफिकल्ट थी। तो आप दोनों ने कैसे मिल के अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारा, स्पेशली बिकॉज आई नो कि आपके हस्बैंड का आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ था। मेरे हस्बैंड के बारे में जो अभी आपने सवाल पूछा,
पहले तो सबसे पहले मैं स्टेट बैंक का धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि स्टेट बैंक की वजह से ही मुझे इतने प्यार करने वाले हस्बैंड मिल पाए। हम दोनों ही IIT पवई में एज अ मैसेंजर काम करते थे, तो उस टाइम फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया और विथ कंडीशंस मैंने उनको हाँ कहा था। वो कंडीशंस ऐसी थी कि जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाऊंगी, जब तक मैं पढ़ूं, मेरी मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करूंगी, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन थी कि मेरे बच्चे को मेरा ही सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मेरे बेटे के साथ अगर आप मुझे अपनाना ठीक समझते हो, क्योंकि वो अपने घर के इकलौते थे, मेरा बेटा मेरे सिवाय मैं रख नहीं पाऊंगी किसी के भी पास, ना आश्रम में या ऐसा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी ही है जी। तो उसके साथ चांद तो सबको चाहिए रहता है मैम, मगर उसका दाग नहीं कोई एक्सेप्ट करता। तो अगर चांद चाहिए तो दाग के साथ चाहिए, तो मैं रेडी हूँ। और तीसरा था कि उनका भी 9th में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो आपको भी ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तो उन्होंने भी बाद में यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ मराठी मीडियम से उन्होंने भी ग्रेजुएशन पूरा किया। शादी करने के बाद आप ग्रेजुएट हुए तो भी चलेगा, मगर आपको मुझे अभी प्रॉमिस करना पड़ेगा बिफोर मैरिज कि मैं पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाऊंगा। ऐसे 3 मैंने कंडीशन रखी थी। उस कंडीशन को हाँ करते हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद किसी भी औरत का ऐसा रहता है, ऐसे मैं सोचती हूँ, उसकी अपनी सैलरी तो अपनी है, मगर उसके हस्बैंड की सैलरी भी उसी की है। तो मेरे हस्बैंड ने हमेशा सैलरी मेरे ही हाथ में ला के दी है। भले वो पहले तो कैश मिलता था, नए नए नोट, बाद में फिर अकाउंट में आता था, मगर जैसे ही सैलरी हो गई ATM कार्ड मेरे हाथ में दे देते थे और फिर मैं जो चाहूँ वो, क्योंकि उनको पता था कि एक भी रुपया खर्चा करना है तो इसने पहले 10 बार सोचा हुआ होगा, उसके बाद ही, क्योंकि ये उनको इतना पूरा भरोसा रहा करता था कि ये कुछ भी डिसीजन लेगी, पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, बच्चे का हो, मेरा हो, उनके माँ बाप का हो, कुछ भी होगा तो ये सारे ऑप्शंस चॉइस करके ही बेस्ट ऑप्शन ये लेगी। I think moral of the story is that all the husbands should just hand over their paycheck to the wives, और wives आपके लिए savings करते रहेंगी बराबर से. This is a live example of that too. But of course this is just in jest and just a joke. But I think it's wonderful that एक implicit trust था आप दोनों के बीच में, that and there was a clear division of duty. आपके लिए वो बेहतरीन तरीके से वो partnership worked very beautifully, where उन्होंने आप पे इंट्रस्ट कर दिया फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आपने पूरे हाउस होल्ड को एक दूसरे पेडेस्टल जैसे बोलते हैं को लेके गए। आज के दिन में आपने ऑब्वियसली बहुत टफ लाइफ जी है, बट आप गर्व से कह सकते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है। यू आर नॉट रिलाइंग ऑन योर चिल्ड्रन या हस्बैंड या एनीबडी एल्स फॉर मनी। आज के दिन में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना ज़रूरी है हर इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो अभी अभी शादी हुई हो या अभी अभी जॉब लगा हो या जो भी स्टेज हो लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाइफ के किसी भी टाइम। मीन्स आप 20-30 की उम्र के हो, थोड़े और मैच्योर अप टू 50 हो, या आफ्टर रिटायरमेंट आफ्टर 60 हो, ईच एंड एवरी सिचुएशन अगर आपके पास पैसा रहेगा, आपका प्लान किया हुआ पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, तो आप एकदम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होके जो जीते हो ना, वो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन बहुत हाई रहता है उसका। हम किसी के सामने मोहताज नहीं है, ना बच्चों के सामने, ना हस्बैंड के सामने। जो सिचुएशन है, जो पैसा हर लेडी के हाथ में तो आता ही है किसी ना किसी बहाने से, तो अगर खुद नौकरी कर रही है तो खुद के फाइनेंशियल डिसीजन वो ले ही सकेगी, मगर हाउसवाइफ भी है तो भी जो पैसा खर्चे के लिए आता है उसमें से भी थोड़ा थोड़ा बचा के वो थोड़ा बाजू में रखे, वो एज ए इन्वेस्टमेंट वो बाजू में रख के, अगर टाइम पड़ा, अगर समझो
फॉर एग्जांपल घर लेना है, कोई भी बैंक 100% लोन नहीं देता है ना। करेक्ट। उसके लिए आपको 25% प्लस स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का जो पैसा लगता है वो आपको आपका मनी डाउन पेमेंट आपको देना ही होता है। डाउन पेमेंट के लिए या तो आपके पास गोल्ड होना ज़रूरी है जो आप गिरवी रख के उससे मार्जिन मनी ले सकते हो, या तो फिर आप जब भी पैसा ऐसा लमसम आता है या इंक्रीमेंट बढ़ता है, जितना इंक्रीमेंट बढ़ा है वो SIP फाइनेंशियल जो भी छोटे छोटे प्लान्स है उसमें अगर टाइमली डिसीजन लेके अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कोई भी कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में। कुछ भी आपको कठिनाई आई हो, कुछ भी आपका लेजर वाला टूर करना है या कहीं बच्चों की एजुकेशन है, हायर स्टडीज़ को बाहर भेजने के लिए पैसा चाहिए, वो सारा आप इजीली अवेलेबल कर सकते हो। आदमी से 9 गुना सफिशिएंट एंड एकदम ऐसा पावरफुल बनाया है। सिर्फ औरत ना अपनी वो शक्ति को पहचान नहीं पा रही है। अगर वो उस शक्ति को पहचान पाए और खुद निर्णय लेने का अगर सोचे ना तो वो घर ऐसे शाइन हो जाएगा। सिर्फ वो लेडी ने खुद पे भरोसा रखना सीखना चाहिए। अगर वो खुद पे भरोसा रख के आगे कदम उठाती है और उसकी फैमिली उसके साथ अगर खड़ी होती है, क्योंकि औरत ना कभी भी अकेले रहना नहीं चाहती, वो अपने घर को साथ में लेके आगे बढ़ना चाहती है। और आजकल तो आपका रिटायरमेंट का प्लान ट्रैवल चल रहा है, उसके बारे में बताइए, आपके रिटायर्ड लाइफ के बारे में। रिटायर्ड लाइफ के बारे में बताने के पहले मैं मेरा बड़ा बेटा जो है विनायक, उसका यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि रिटायर होने के पहले से ही बिफोर 1 ईयर ही उसने मेरे पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं वो सारा रोड मैप मेरे से डिस्कस करना शुरू कर दिया था। वो खुद म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से बहुत सारे वीडियो मेंबरशिप ली, बहुत ज्ञान एक्वायर किया। डे टू डे जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी वो शुरू किया, उसमें भी वो प्रॉफिट कमाने लगा। और मुझे भी अभी वो बहुत पीछे लगा हुआ है कि तुम भी वो सारे पैसे दे के तुम ज्ञान अर्जित करो और अपने ही पैसे को कैसे ग्रो करना है वो सीख लो। जी जी। पर मैंने आज के दिन में तो प्रायोरिटी रखी है, जब आप नौकरी करते हो तो ट्रैवल करने को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रांच मैनेजरशिप आप जब लेते हो ना तो आपको छुट्टियों का प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम मीन्स जब भी आपको टाइम मिला आप वो छुट्टी को आप फैमिली के साथ इन्वेस्ट करना। कहाँ गए हैं अभी अब तक अभी तक? बहुत सारी जगह गई हूँ। अब पहले तो मैंने 5-6 महीने पूरा इंडिया ऑलमोस्ट कवर करके आई हुई हूँ। ट्रैवल करते समय भी मैं डिसाइड करती हूँ। फिर बेटी जो है दीक्षा मेरे अच्छे वाले होटल बुकिंग का केयर लेती है। विनायक जो है वो मेरे बेस्ट एयर फ्लाइट्स का केयर लेता है और ऐसे मैं ट्रैवल कंटिन्यू रखने वाली हूँ। दर्शकों को आज मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हमने सबने अपने लाइफ में 4 टाइप की SIP लेनी ज़रूरी है। एक जो है वेल्थ से रिलेटेड वेल्थ पॉलिसी, वेल्थ SIP। सेकंड है हेल्थ SIP। थर्ड है रिलेशन SIP एंड फोर्थ है नॉलेज SIP। चलिए कुछ रैपिड फायर सवाल पूछते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी लाइफ एक किताब होती तो उसका टाइटल क्या होता? 0 से 100। व्हाट इज हार्डर, बैलेंसिंग चेकबुक या बैलेंसिंग इमोशंस? इमोशंस। विच रोल आपके हिसाब से ज्यादा टफर था, बैंक ऑफिसर का रोल या माँ का रोल? एज अ मदर। इफ यू कुड गिव फाइनेंशियल एडवाइस आपके 20 साल के वर्जन को, तो वो क्या होती? सब्र का फल ऑलवेज मीठा होता है। आपको याद है कि आपने जो आपका पहला ऐसा एक चीज़ खरीदा जब आपकी सैलरी बेहतर हुई, वो क्या चीज़ थी? मैंने मेरी फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद LIC की मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान ली। अगर आप बैंकर नहीं होते तो आप क्या होते हैं? डेफिनेटली डॉक्टर, जो मैं बाद में बनी एज अ नेचुरोपैथी डॉक्टर एट द एज ऑफ 57। लर्निंग चलती रही। 3 words that describe your relationship with money today. एम्पावर, इवॉल्विंग एंड ग्रेटफुल। प्रतीक्षा जी, हम ग्रेटफुल है आपके हमारे शो में ज्वाइन करने के लिए।
थैंक यू सो मच, आपका कीमती समय निकाल के आप आए और हमें इतनी सारी लेसन्स सिखाने के लिए। मनी मैटर फॉर हर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे यहाँ बुला के जो सम्मान दिया, थैंक यू सो मच। From sweeping the floors of an SBI branch to posing in front of the Eiffel Tower at Paris, Pratiksha Tonvalkar's story is that of harnessing the power of financial independence, something that's been our objective as well right here on Money Matters for her. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.